गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लोग पीछे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, मतलब मेटल को एयर में बर्न करने पर क्या होता है। तो कोई बहुत जल्दी ऑक्साइड बना लेता है, कुछ तो ऐसे भी मेटल थे जैसे सोडियम है, केवल एक्सपोज कर दो तो ऑक्साइड बना लेगा, जलाने की भी जरूरत नहीं। मैग्नीशियम का रिबन जो है बॉन्ड हो जाता है, तुरंत डेजलिंग वाइट लाइट के साथ जलता है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन वगैरह कुछ ऐसे मेटल हैं जिसको अगर थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें तो उस पर एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है वगैरह वगैरह हम लोग चर्चा किए थे। फिर हम लोग दिए थे कि मेटल्स जो है कैसे रिएक्ट करता है, तो पता चला था कि कुछ मेटल जैसे सोडियम और पोटेशियम वाटर में एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि दैट हीट कैचेज फायर बाय यूजिंग या बाय बर्निंग हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। ठीक है, तो उसको और हम लोग जानते थे कि कैल्शियम को कोल्ड वाटर में डालने से भी हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है, बट मैग्नीशियम को हॉट वाटर में डालते थे तब होता था। तो इस तरह से देखते थे कि मेटल्स की रिएक्टिविटी वाटर से, और ये कंपेयर करते थे कि मेटल एयर से या वाटर से रिएक्शन कौन कितना तेज़ी से करता है। जो जितना तेज़ी से करता था उतना कहते थे ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जिसकी रिएक्टिविटी धीरे 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 कम होने लगती थी तो उसको कहते थे उसकी रिएक्टिविटी कम है। फिर भी हम लोगों ने देखा कि सारे मेटल जो है न तो एयर से रिएक्शन करते हैं, जैसे कि एयर से रिएक्शन करने के मामले में हम लोग देखते थे ऑक्सीजन से सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह रिएक्ट नहीं करता था। वाटर से ना कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। तो फिर ये बड़ा पता लगाना मुश्किल है कि जो रिएक्शन ही नहीं करता है उसकी रिएक्टिविटी कितनी रही होगी, कितना, किससे ज़्यादा किससे कम। देन हम लोग एक अगला टॉपिक देख रहे हैं, व्हाट हैपेंस, क्या होता है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। हम लोग बहुत पहले से क्लास 7-8 से ही जानते रहे कि मेटल जो है, मेटल जैसे कि मैग्नीशियम इज ए मेटल, HCl इज एन एसिड, तो मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और मेटल का एक सॉल्ट बनेगा। तो HCl है तो मेटल का कौन सा सॉल्ट बनेगा, क्लोराइड ही तो बनेगा। HCl में क्लोराइड है, हाइड्रोजन गैस को निकल जाना है तो Cl बचा क्लोरीन और यहाँ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनेगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड बनेगा। मैग्नीशियम का सल्फेट या मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनने के चांसेस है ही नहीं, तो सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। तो तुम्हारे बुक में लिखा होगा एक तरह का एक फॉर्मूला टाइप का कि मेटल और प्लस एसिड, एसिड में भी डाइल्यूट एसिड होना चाहिए जनरली, नॉर्मल रूल यही है। मेटल तो बनेगा मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ये एक रूल है। अब हम लोग यहाँ पर इसको एक्टिविटी के जरिए देखना चाहते हैं। तो एक्टिविटी में एक्टिविटी 3.1 हमारे सिलेबस में जो कहा गया है कि कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ मेटल्स। क्या डालेंगे, मैग्नीशियम ले लो, एल्युमिनियम ले लो, जिंक ले लो, आयरन ले लो, कॉपर ले लो। सोडियम और पोटेशियम इसलिए अवॉइड करते हैं कि वो तो वाटर के साथ जब एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करता है तो एसिड से तो और भी तेज़ी से रिएक्शन करेगा और विस्फोट होने से कौन रोकेगा। देन उसको सोडियम और पोटेशियम को अवॉइड कर दिया। तो क्या किया, 5 मेटल अगर हमने लिया तो 5 टेस्ट ट्यूब लेंगे और 5 में डाइल्यूट HCl ले लिया और 5 में मेटल डाल दिया। उससे पहले हम लोग थर्मामीटर सब में सेट कर देंगे, ऊपर से क्लैंप कर देंगे, स्टैंड में सारे क्लैंप कर देंगे। टेस्ट ट्यूब भी तो खड़ा नहीं रहेगा, उसको भी स्टैंड में क्लैंपिंग करके, क्लैंप जो लगा होता है स्टैंड में से कस दिए। 5 में ऐसा ही करना था, बट ये हमने नमूना के तौर पर बना दिया। तो थर्मामीटर लेंगे, थर्मामीटर का बल्ब जो है एसिड में डिप होना चाहिए, डूबा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद देखो क्या हो रहा है, तो देखोगे क्या, गैस के बबल्स निकलेंगे, कहीं निकलेंगे कहीं कि हाँ कहाँ निकलता है देखें तो तुम देखोगे 1, 2, 3, 4 में गैस बबल्स निकलते हैं। कॉपर वाले में कोई गैस का बबल नहीं निकल रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ जो गैस के बबल निकल रहा है, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल देखो तो पता चलेगा मैग्नीशियम में बबल फास्टेस्ट पे निकलेगा। बबल, गैस का बबल बहुत तेजी से बनता हुआ निकलेगा। यहाँ से गैस का बबल, हाइड्रोजन गैस का बहुत तेजी से निकलेगा। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और इतना ही नहीं, ये सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा। थर्मामीटर बताएगा कि इसका टेम्परेचर सबसे अधिक हो गया, यानी रिएक्शन सोल्यूशन गर्म हो गया, वो थर्मामीटर से पता चलेगा। चलो तो थर्मामीटर डालोगे, सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सोथर्मिक मैग्नीशियम वाला, एक्सोथर्मिक मैंने हीट प्रोड्यूसिंग, इसका मतलब मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। देन देखोगे बबल किस हिसाब से बनता है, तो मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम देखोगे, एल्युमिनियम के बाद आयरन देखोगे, जिंक देखोगे और जिंक के बाद तुम देखोगे आयरन। तो
इस तरह से पता चल जाएगा कि इसकी रिएक्टिविटी अधिक है, जिसमें बहुत तेज़ी से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, उससे कम जिसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल। तो टाइमिंग से भी देख लेंगे कितना टाइम में कितना बबल्स बन रहा है, फिर हीट देखेंगे कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नीशियम से कम हीट यहाँ प्रोड्यूस होगा, उससे कम यहाँ, इससे कम यहाँ, जो जितना रिएक्टिव होगा उतनी एक्सोथर्मिक होगा, इससे रिएक्टिविटी का पता चलेगा। कॉपर वाले में देखेंगे नो बबल इज फॉर्म एंड ऑल्सो द टेम्परेचर रिमेन अनचेंज। थर्मामीटर में जितना टेम्परेचर था रिएक्शन से पहले कॉपर डाल के रिएक्शन कराए तो रिएक्शन भी नहीं हुआ, तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ। तो इससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग गया कि इनमें से कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी का सीरीज अगर देखें ये हुआ मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा, अल्युमिनियम की, और कॉपर तो और भी कम हो गया, इसलिए कम हो गया वो तो रिएक्ट भी नहीं किया। तो इस तरह से जितना मेटल रिएक्ट है उसकी रिएक्टिविटी का अंदाज लग गया। इस पाँचों में ये सबसे ज़्यादा देंगे, इससे ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। ठीक, अब जरा हम लोग देखें कि एक और एक्टिविटी करके देखिए। एक्टिविटी 3.12 है हम लोग के सिलेबस में, एक्टिविटी 3.12 है। एक्टिविटी 3.12 हाउ डू मेटल्स रिएक्ट, हाउ डू मेटल्स, अच्छा हाँ, इससे पहले एक और चर्चा रह गई, बाकी ये रह गई चर्चा हम लोग की छुट्टी उसका कर लेते हैं। उसमें ये बात आई थी कि हमने एसिड यूज किया था, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड तो और भी हैं, चर्चा होना चाहिए और कौन सा एसिड यूज हो सकता है। तो कहता है तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज करोगे तो सिमिलर रिजल्ट्स मिलेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। कॉम एस्ट्रोसोफोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आगे चल के देखेंगे कॉम एस्ट्रोसोफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए वो नहीं लेंगे। चलो डाइल्यूट एसिड लिखा हुआ था, हमने लिखा था मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट HCl ले सकते हैं, डाइल्यूट एस्ट्रोसोफोर ले सकते हैं, लेकिन बहुत कॉमन एसिड तीन होता है लेबोरेटरी में, HCl मैंने हाइड्रोक्लोरिक एस्ट्रोसोफोर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3। अब सवाल उठेगा कि नाइट्रिक एसिड अगर हम लोग यूज़ कर लें तो क्या होगा। तो कहता है नहीं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हमने मेटल के साथ ले लिया, मान लो जिंक लिया है और नाइट्रिक एसिड ले लिया है, डाइल्यूट भी लिया है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी लिया है, देयर ऑल्सो वाटर का फॉर्म हो जाएगा। जो हाइड्रोजन गैस बनेगा वो जो है वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। हाइड्रोजन जो गैस बनेगा बनेगा तात्कालिक रूप से बनेगा बहुत कम समय के लिए, एंड इज ऑक्सीडाइज्ड, इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू, इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू, ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो पाएगा, हाइड्रोजन जो बनेगा भी इमीडिएटली वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी ने क्या किया, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना दिया। और इस तरह की बात डाइल्यूट एस्ट्रोसोफोर या डाइल्यूट HCl गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं है, गुड तो जोड़ो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होता है। ये क्या करता है कि नाइट्रिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया और इससे नियम है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस होगा। ये रिड्यूस होगा तो H2O बनाएगा या NO बनाएगा या NO2 बनाएगा। वो डिपेंड करेगा कि ये कितना डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर डाइल्यूट है तो ये दोनों जनरली बनते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तब ये बनेगा, इसलिए इसकी चर्चा अभी फिलहाल नहीं होनी चाहिए। ये दोनों में से कुछ बन जाएगा, ये दोनों बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी बुक में कहता है कि नहीं, अगर ये बहुत डाइल्यूट हो, वेरी डाइल्यूट हो, वेरी डाइल्यूट हो, वेरी डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, तो मैग्नीशियम या मैंगनी Mg या Mn हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो बोलो सर ये क्यों नहीं ऑक्सीडाइज होता है? इसके केस में क्या नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग नहीं है? बहुत जगह की बुक्स में जल्दी नहीं लिखता है, बट गूगल वगैरह नहीं देखोगे खोजोगे तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बनाता है। लेकिन कहता है कि ये सब इतना गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, उस वाटर को रिड्यूस करके फिर हाइड्रोजन बना देता है। इसलिए कहता है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये दोनों मेटल एक्सेप्ट। हम लोग अगला देखते हैं आगे कि हाउ डू मेटल्स
मेटल को रिएक्ट करना है, ये होना चाहिए मोर रिएक्टिव। आगे चर्चा करेंगे, देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए क्या करना है, हम लोग को एक एक्टिविटी करनी है 3.12 एक्टिविटी 3.12 हम लोग ने सजेस्टेड है 3.12। फिर से वही मेटल ले लो, मैग्नीशियम ले लो, नहीं अभी सब लेने की जरूरत नहीं, वही मेटल लो, कॉपर का वायर एंड आयरन का प्लेट, आयरन का कांटी, कॉपर का वायर। देन आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, एक टेस्ट ट्यूब में ले लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का, मेरे पास कलर नहीं है हम दिखा नहीं पाएंगे, बट ये बता रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है इसका। और दूसरे में आयरन सल्फेट ले लो, आयरन सल्फेट का कलर जो है लाइट ग्रीन होगा, आयरन सल्फेट FeSO4 का जो सॉल्यूशन का कलर होगा बहुत हल्का ग्रीन है, गौर नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा, गौर करोगे तो पता चलेगा सल्फेट का। अब क्या करना है, कॉपर सल्फेट वाले में आयरन जिंक आयरन का मेल डाल दो, कांटी आयरन की कांटी डाल दो, आयरन का मेल, कॉपर सल्फेट में आयरन और फेरस सल्फेट में कॉपर का वायर, कॉपर का वायर डाल दो और लगभग 20 मिनट तक 22 मिनट तक इंतजार कर लो, देखो क्या होता है। देखोगे क्या, जो फेरस सल्फेट वाला जो सेकेंड वाला टेस्ट ट्यूब है जिसमें फेरस सल्फेट में कॉपर डाले हैं, कहीं कोई चेंज नजर नहीं आएगा, किसी प्रकार का जैसा सॉल्यूशन था कलर लाइट ग्रीन, आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर की बात कर लो, वेट कर लो, कुछ नहीं आने वाला, उसी कलर का सॉल्यूशन रहेगा। और कॉपर का वायर का जो कलर होता है, कॉपर वायर सभी 2 लोग देखिए उस कलर को बोलते हैं, हम लोग कहते हैं क्या, रेडिश ब्राउन कहते हैं, रेडिश ब्राउन, कॉपर वायर को कहते हैं रेडिश ब्राउन, वैसा ही रह जाएगा। लेकिन ये वाला जो सॉल्यूशन है पहला कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन है, तुम देखोगे धीरे धीरे फेड होकर मुरझा कर चेंज होकर लाइट ग्रीन जैसा एकदम लाइट ग्रीन हो गया, जैसा उसका सॉल्यूशन है सेकंड वाले का, लगभग उस तरह का सॉल्यूशन का कलर हो गया। और आयरन के जो कांटे के ऊपर में रेडिश ब्राउन कोटिंग डेवलप करते हैं, रेडिश ब्राउन कोटिंग तो मैच करोगे कॉपर वायर का जैसा कलर है वैसा कलर आयरन के नेल के ऊपर डेवलप हो गया। इससे साफ पता चलता है कलर चेंज देखकर, और आयरन के ऊपर में जो कोटिंग डेवलप हुआ दोनों को देखकर पता चलता है रिएक्शन है स्टेबलाइज। क्या रिएक्शन हुआ होगा, तो देखो आयरन का हमने नेल लिया था और उसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो दिया था, तो क्या रिएक्शन हुआ होगा, फेरस सल्फेट बना होगा जिसका कलर लाइट ग्रीन और कॉपर फॉर्मेशन हुआ जिसका कलर रेडिश ब्राउन। तो ये रिएक्शन हुआ, इस तरह का रिएक्शन हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे। तो देख सकते हो कि ये मेटल मोर रिएक्टिव है, इसने सेकेंड मेटल को कॉपर सल्फेट को उसके कंपाउंड से सॉल्यूशन से उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से निकाल बाहर किया, और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इस बात की चर्चा आई थी कि अगर कोई मेटल सपोज करो जैसे आयरन है, किसी दूसरे मेटल को उसकी सॉल्ट के सॉल्यूशन से अगर डिस्प्लेस कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया है, तो इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कहते ही हैं। मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया है और कहते ही हैं। और ये भी पता चल गया कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो होता क्या है कि हम इससे पहले जो पढ़े थे, एयर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन, वहाँ बहुत सारे मेटल ऐसे थे जो एयर से या वाटर से या एसिड से रिएक्शन नहीं करते थे। देन ये बड़ा मुश्किल होता था डिसाइड करना कि कौन मेटल कितना रिएक्टिव है और किससे कम है किससे ज़्यादा है। यानी मेटल्स को अगर हमको अरेंज करना था इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल होता था। लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हम अप्लाई करें, जहाँ डाउट होगा 2 मेटल में, इसी तरह का एग्जाम्पल जैसे आयरन और कॉपर में डाउट था, हमने आयरन को नहीं लिया, कॉपर सल्फेट में डाल दिया, पता चल गया आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो ये रूल ये निकला है, रूल ये निकल कर आया कि अगर कोई मेटल ए है, मेटल ए नाम का कोई भी मेटल है, मेटल ए, और दूसरा है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी या सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी,
मेटल बी का सॉल्ट है वो भी सॉल्यूशन के रूप में, मतलब सॉल्यूशन बनाया हुआ है, घोला हुआ है। और यदि ये बनता है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बनता है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन के तैयार होता है और मेटल बी अगर बाहर हो जाता है, डिस्प्लेट हो जाता है, अगर इस तरह का कोई रिएक्शन हो जाता है, मेटल ए का रिएक्शन मेटल बी के सॉल्ट के सॉल्यूशन से, जैसे अगर मेटल बी अगर कॉपर है तो कॉपर का कोई सॉल्ट लिया, क्या कॉपर सल्फेट, और सूखा सूखा नहीं लिया, सॉल्यूशन लिया, उससे रिएक्शन कराया, और यदि ए मेटल का सॉल्ट बन गया हो और बी मेटल बाहर हो गया हो, इससे पता चलेगा कि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। तो जहाँ भी किसी दो मेटल में कंफ्यूजन रहेगा हम लोग वही करेंगे, मेटल ए दो में से किसी एक का नाम ए रखेंगे, दूसरे का नाम बी रखेंगे, ए मेटल लेंगे, बी का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, अगर रिएक्शन हो गया इसका मतलब ए इज मोर रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी कौन किससे है, इसमें सारे मेटल का हम लोग कर सकते हैं और ऐसा किया भी गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जरिए। और मेटल्स की जो बहुत इम्पोर्टेंट मेटल्स है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता कर लिया है साइंटिस्ट लोगों ने, कौन मेटल कितना रिएक्टिव है, और उसका एक लिस्ट बना दिया गया है। तो उसका जिसका नाम हो जाता है द रिएक्टिविटी सीरीज, द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, सीरीज में क्या है, एलिमेंट्स की लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ मेटल्स, मेटल्स की लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ मेटल्स, लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज किया हुआ होना चाहिए, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है उसको सबसे पहले, और जो कम होते गए जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होते गए उसको लिखते गए। अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, order of their reactivity, of their reactivity, of their reactivity is knowledge is called the reactivity, is called the reactivity। उसको reactivity activity भी कहते हैं, reactivity सीरीज या activity भी कहते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट मेटल जो बहुत वेल नोन मेटल है या बहुत मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते समय जिसकी चर्चा वगैरह होती है, उसकी एक सीरीज बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन अल्मोनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन लेड, और लेड के बाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, और मरकरी के बाद सिल्वर, और सिल्वर के बाद गोल्ड, सिल्वर के बाद गोल्ड। तो ये है एक्टिविटी सीरीज, एक नमूना। अगर दिखाई नहीं पड़ता हो तो थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं, तो ऊपर से लिख देते हैं पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, लेड। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, कंपैरिजन करने के लिए दिया है कि ये मेटल कम से कम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और देखो कॉपर Cu, Hg मरकरी, सिल्वर Ag और गोल्ड हो गया Ag, ये चारों मेटल इतने कम रिएक्टिव हैं, इतने कम रिएक्टिविटी है कि उसको लिस्ट में हाइड्रोजन से भी नीचे लिखना पड़ा है। ये दुर्गति है इनकी, ये बताता है कि ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल है। इस सीरीज, इस तरह से मेटल की जो लिस्ट बनाई जाती है उसी को कहते हैं द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग फिर अगले दिन देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्शन करता है, मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन कैसे होता है हम लोग देखेंगे। एक जनरल बात यह है कि मेटल की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। मेटल का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 9th में पढ़े थे, तो जितने मेटल का निकाल के देख लेना, अगर 9th रिकॉल कर रहे हो या बुक अगर अभी भी उठा के देख लेना, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, जो सिंह लोग भी लिखते थे, भूल गए होंगे, तो उसके वैलेंट सेल में, लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 1, 2 या 3 होगा। तो उसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। और नॉन मेटल जो पहचानते हो नॉन मेटल, तो उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 वाला तो इनर्ट गैस हो गया, वो तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। देन 7 वाला क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह का नाम सुना होगा। 6 वाला ऑक्सीजन, सल्फर,
5 वाला नाइट्रोजन फास्फोरस और 4 वाला कार्बन, ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं। तो जो 4 वाला है, जिसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो तो इलेक्ट्रॉन ना लूज करेगा ना गेन करेगा, कोई उपाय नहीं, हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। वो शेयर करता है, तो वो 4 वाला यानी ग्रुप 14 में पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ेंगे, उसको छोड़ दो। तो हो गया जिसके पास 5, 6, 7 है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, 9th में पढ़ेंगे। तो 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसके पास 7 है 1 गेन करेगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके वैलेंस शेल में, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। और जिसके पास 1, 2, 3 है, वो लूज करके जो अंदर वाला सेल भरा हुआ है ऑक्टेट, उससे हिसाब से उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। चर्चा करेंगे तो ठीक है। थैंक यू।